अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू रूबरू विद अरूबा। आज जो हमारे साथ पर्सनालिटी मौजूद है वो एक फ़ूड ब्लॉगिंग के अंदर उनका बहुत नाम है और बहुत अच्छा कंटेंट फ़ूड के अंदर रिप्रेजेंट कर रही हैं पूरे पाकिस्तान में। और आई थिंक इनको किसी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है, इतनी वो वायरल ऑलरेडी हैं कि आई थिंक हम डायरेक्टली इंट्रोड्यूस करेंगे आपको उनके साथ। सो आज हमारे साथ मौजूद हैं दी रेस्टोरेंट गर्ल ईमान। So let's welcome her. How are you, Iman? Alhamdulillah. Thank you for having me here. Same here. कैसी जा रही है फूड ब्लॉगिंग एंड कैसा एक्सपीरियंस है? I want to know from you. फूड ब्लॉगिंग अच्छी जा रही है, एक्सपीरियंस भी अच्छा जा रहा है, डेली कुछ न्यू होता है करने के लिए, एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है और मेरा वैसे भी फूड के साथ कनेक्शन बहुत ज़्यादा है, अंदर तक कहते हैं ना, अंदर तक कनेक्शन है फूड के साथ, तो आई एंजॉय डूइंग ये इट। अंदर तक वाला कनेक्शन आई वांट टू नो। बिकॉज आई थिंक मैं बॉर्न फूडी हूँ, मुझे खाने का, पकाने का, खाने का, प्रेजेंट करने का, हर चीज़ और खाने में क्रिटिक्स करने का बहुत शौक है। अच्छा, यू कैन कुक एज वेल? यस, आई एम अ सर्टिफाइड शेफ। अच्छा, अपनी कुकिंग और जब बाहर से इंसान खाते हैं तो व्हाट इज द डिफरेंस इन दैट? उसमें काफ़ी डिफरेंस होता है और वही बात होती है, हाथ हाथ का फ़र्क होता है, कौन किस तरीके से बना रहा है। और ये है कि लेकिन मैं कभी भी नहीं ये कहती कि हर जगह का टेस्ट मेरे हिसाब से डेवलप होना चाहिए। आई ट्राई टू अडेप्ट बिकॉज हर बंदे को हर फ्लेवर का पता होना चाहिए। अगर आप सेम ही चीज़ें खाएंगे फिर तो कोई एक्सपोजर ही नहीं रहना आपके पास। बिल्कुल ऐसा ही है। सो मुझे बताएं कि किस टाइम ये फूड का कंटेंट आपने चेंज किया इनटू व्लॉगिंग? एक्चुअली आई वॉज द फर्स्ट वन जिसने वीडियोस फूड की बनाना शुरू की थी। आई स्टार्टेड एज फूड फोटोग्राफर। अच्छा। और बैक इन 2019 और फिर इन द कोविड टाइम तो आई स्टार्टेड टेकिंग पिक्चर्स और उसके साथ ये था कि उस वक्त म्यूजिकली होता था, आज के ज़माने में जो टिकटॉक है, और मैं उस पर फूड का कंटेंट लगाती थी विदाउट माय फेस और वो चलता था, लोग उसको पसंद करते थे। और फिर मैंने वो म्यूजिकली की वीडियोस उठा के इंस्टाग्राम पे लगाना शुरू कर दी एंड देन दैट स्टार्टेड एज वीडियोग्राफी। फिर लोगों ने देखा यार वीडियोज़ में तो ज़्यादा रिस्पॉन्स है स्टैटिक से ज़्यादा, और वो आहिस्ता आहिस्ता फिर इंस्टाग्राम भी चेंज हुआ, इवॉल्व हुआ विद द पैसेज ऑफ टाइम। और वो पिक्चर्स को तो सब भूल गए, अब तो सिर्फ वीडियोस पे जा रहे हैं। दैट्स रियली नाइस। सो लाइक यू बीन वर्किंग फ्रॉम 2019। रियली नाइस। सो कौन सा ऐसा खाना है जो यू कैन नेवर से कि ये वाला जो है ना, मैं ना नहीं कर सकते इस खाने को? देसी एनी वर्जन ऑफ मटन आई कैन ईट। अच्छा, आई कैन ईट रॉ, मतलब बिल्कुल आप मुझे ग्रिल करके दे दें मटन में खा जाऊंगी, मुझे उसके साथ कुछ भी नहीं चाहिए, लाइक नो चटनी, नो रोटी, नथिंग। रियली? हाँ, आई लव मटन इन एनी फॉर्म, लाइक फॉर्म। अच्छा, सबसे पहली डिश कौन सी थी, कुछ याद है जो रिव्यू की हो? हाँ, जिसकी पिक्चर्स लिए के डाली? आई वाज तहजीब का वो चिकन पाए। ओह। और उसकी बिकॉज मतलब वो अंडर बजट आ जाता था और मुझे लगता था कि चलो मैं खा रही हूँ, तो मैं उस टाइम पे मैं रिव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं लगाती थी, मैं बस खा रही होती थी और मैं पिक्चर लगा देती थी। अच्छा। तो वो मुझे लगता है लोगों ने इसलिए ज़्यादा कनेक्ट किया बिकॉज वो बड़ी अंडर बजट चीज़ें होती थी जो मैं स्टार्टिंग में पोस्ट करती थी। उसके अलावा शाहजी के दाल चावल मैंने बहुत दफ़ा पोस्ट किए। ओ, दाल चावल इज लाइक हम पाकिस्तान के ओवरऑल फेवरेट है। और शाहजी के वैसे ही बहुत अच्छे थे, वो बहुत वायरल गई थी मेरी पिक्चर। तो इस तरह की चीज़ें होती थी स्टार्टिंग में जो मैं करती थी, स्ट्रीट फूड बहुत ज़्यादा करती थी। अच्छा, सो आप अपना ब्लॉगिंग स्टाइल कैसे डिस्क्राइब करोगे? पर्सनल एक्सपीरियंस होता है एंड दैट इज़ लाइक मैं जो हूँ बहुत ज़्यादा वीडियोग्राफी पे फोकस नहीं करती कि मैं हर चीज़ को प्यारा नज़र आए, ऐसा नहीं। मैं रॉ डाटा रखने को बिलीव करती हूँ और मैंने अपना कोई इसी वजह से वीडियोग्राफर भी हायर नहीं किया हुआ। नो सिनेमैट्स, नथिंग। जिस तरह एक आम बंदा जाके वीडियो बनाता है ना, मैं कोशिश करती हूँ मेरी वीडियो लोग कनेक्ट करें उस तरह। सो यू मेक योर वीडियोस बाय योरसेल्फ? यस, आई एडिट इट बाय माई सेल्फ। मैं बनाती भी खुद हूँ और मतलब वो सारी कंपोजिशन मेरी अपनी होती है, अपना ही थॉट प्रोसेस उसके अंदर होता है। Very nice. सोलो पर्सन बिहाइंड द रेस्टोरेंट गर्ल, मेरी कोई टीम नहीं है। तो इसको मैनेज कैसे करती हो? लाइक सारा कुछ हैंडल करना और फिर ब्लॉगिंग भी करना, एडिट भी करना, हाउ यू मैनेज दैट रूटीन? कर लेते हैं, कोई इतना इशू नहीं होता। लोगों को लगता है हम रोज़ बाहर खाते हैं, हम रोज़ नहीं खाते, हम वीकेंड पे बाहर जाते हैं, वी गैदर द डेटा और हम रिव्यूज़ कर लेते हैं और पूरा वीक हम घर ही होते हैं। ओह, बाहर नहीं जाते। दैट्स अ स्मार्ट मूव। तो हम बाहर नहीं जाते पूरा वीक, फिर हम पोस्टिंग्स कर रहे होते हैं। अच्छा, ओके। सो अच्छा, मुझे बताएं कौन सी सिटी का फूड अभी तक फेवरेट रहा है? हैदराबादी बिरयानी इज रियली वायरल। इट इज़ वेरी वायरल और मैंने जब जाके ट्राई की तो पहले तो मैंने उसको एक्सेप्ट नहीं किया एज बिरयानी बिकॉज हमारा कॉन्सेप्ट बिरयानी का कुछ डिफरेंट है, लेकिन वो उसका फ्लेवर इतना अच्छा है। उसमें क्या ऐसी स्पेशलिटी थी जो आपको डिफरेंट लगी? बेसिकली वो है पुलाव बिरयानी।
तो वो Okay. क्या करते हैं, जिस तरह हम पुलाव बनाते हैं ना, दैट इज़ वेरी लाइट। Yeah. पुलाव काफ़ी लाइट आपका एक मील होता है, उसके अंदर वो से स्पाइस लेवल बढ़ाते हैं, उसको बिरयानी की तरह उसको ट्विस्ट किया हुआ है। वो हमारी बिरयानी की तरह नहीं कि उसको पहले कोरमा बने और फिर वो तेल ही तेल होगा, वो कराची की बिरयानी है। एंड दैट Oh. इज इंटायरली डिफरेंट कॉन्सेप्ट। जो हैदराबाद की डक्कन साइड की It's जो mixed. बिरयानी है, नहीं, इट इज़ पुलाव बिरयानी। पुलाव है लेकिन स्पाइसियर वर्जन। Oh. तो वो आप जितना मर्जी खा लो, आपको हेवी फील नहीं होता। So तो Hyderabadi biryani, guys, you have to go and try. 110%। अगर मैं कभी अपना कोई रेस्टोरेंट यहाँ ओपन करूँगी तो उसमें वो हैदराबादी बिरयानी जरूर होगी। And you are a lover of like biryani with alus or like mutton or chicken, like. नहीं, बिरयानी विद आलू। और अगर वो मटन बिरयानी है, वैसे मटन की बिरयानी नहीं होती है, मटन का पुलाव होता है। हाँ। देन बीफ की बिरयानी होती है, बीफ बिरयानी में भी आलू अच्छा लगता है। आलू should be आलू there। इज लाइक आलू इज हाँ। एवरीवेयर। अच्छा, ठीक हो गया। मुझे ये बताएं कि आपको टेस्ट ज़्यादा मैटर करता है या खाने की प्रेजेंटेशन? डिपेंड करता है कि मैं बैठी कहाँ हूँ। अगर तो मैं किसी कैफ़े या इस रेस्टोरेंट में बैठी हूँ तो मेरे लिए टेस्ट मैटर करेगा, और अगर मैं किसी फाइन डाइन में हूँ तो मेरे लिए प्रेजेंटेशन बहुत मैटर करेगी, बिकॉज आई एम पेइंग फॉर दैट प्रेजेंटेशन। क्योंकि खाना तो मुझे कहीं भी मिल जाएगा, क्योंकि एक तो फाइन डाइन वाले इतने कम क्वांटिटी में देते हैं, तो अगर उसको अच्छे से प्रेजेंट भी ना करें तो फिर बंदा क्यों जाए वहाँ? क्यों तो वो फिर डिपेंड करता है, वेरी करता जगह तो। ऐसा ही है। हार्डेस्ट पार्ट ऑफ बीइंग अ ब्लॉगर एंड अ फूड ब्लॉगर स्पेशली? हर दूसरे महीने वजन बढ़ और बढ़ता भी तब है जब किसी की शादी ओह अल्लाह, और फिर वो बहुत ज्यादा दैट इज अ वेरी सीरियस टॉपिक टू डिबेट ऑन। वेट वाला फिर वो उतरता है ऐसे है। वो फिर खाना वही, फिर हम 3 डेज अगर बाहर होते हैं तो 5 डेज हमारी फास्टिंग चल रही होती है। रियली? कभी वाटर फास्ट चल रहा होता है, कभी बनाना डाइट चल रही होती है, कभी कक्यूम्बर डाइट चल रही होती है, कभी कुछ ना कुछ करना पड़ता है, बिकॉज यू हैव टू बी प्रेजेंटेबल इन फ्रंट ऑफ कैमरा ना। तो आप अच्छे भी नहीं लगोगे तो लोग कहेंगे तो खा खा के ये होगी तो हम भी ऐसे ही हो जाएंगे। अभी तो डीमोटिवेट हो जाएंगे सारे। लोगों को मोटिवेट करते हैं, आप खाएं फिर भी आप ठीक रहेंगे। सो मुझे ये बताएं कि जब क्रिटिसिज्म आता है, बिकॉज हमारी सोसाइटी में हर तरह के लोग हैं, पॉजिटिव भी हैं, नेगेटिव भी हैं, अच्छा फीडबैक भी आता है, नेगेटिव भी आता है, सो उस चीज़ को कैसे हैंडल करते हो? अच्छा, अगर तो मुझे पता है ना क्रिटिसिज्म इन एक्चुअल क्रिटिसिज्म आ रहा है, सिर्फ कीबोर्ड के जहादी नहीं बोल रहे हैं, तो कीबोर्ड के जहादी, हाँ, वाओ। तो फिर मैं उनको रिस्पॉन्ड बैक करती हूँ और मैं देखती हूँ कि किस बात पे है और ये क्यों है। और अगर मुझे लगता है ये सिर्फ बिला वजह कुछ लोग लगे हुए हैं तो मैं बिल्कुल टोटल इग्नोर मोड पर डाल देती हूँ। अनलेस एंड अनटिल मेरी मम्मा वो कमेंट्स पढ़ के मुझे सुना रही हूँ और मैंने कहती हूँ आप मत पढ़ें, जब मैं नहीं पढ़ी तो आप भी मत पढ़ें, छोड़ दें। अच्छा, मम्मा के साथ से मुझे याद आया है कि योर मम्मा इज़ लाइक विद यू एवरीवेयर। इसकी कोई स्पेसिफिक रीज़न है? इसके पीछे क्या स्टोरी? आई नीड टू नो दैट। इसके पीछे स्टोरी है कि आई एम एन एक्सट्रीमली इंट्रोवर्ट पर्सन। तो एक टाइम वो भी था कि मैं कैफ़े में बैठ के मेन्यू ऑर्डर नहीं कर पाती थी, मतलब मैं बुला ही नहीं सकती थी वेटर को कि आओ मुझे ये चीज़ चाहिए। तो मैं इस लेवल तक थी। तो अभी ये है कि मैं थोड़ा उससे नेक्स्ट लेवल आ गई हूँ, लेकिन अभी भी मुझे जो है ना, वो जब ज़्यादा लोग होते हैं ना तो आई गेट कन्फ्यूज और मैं थोड़ा सा शैलो हो जाती हूँ। तो फिर मैं मम्मा को साथ इसलिए रखती हूँ तो मेरे पास एक बंदा हो जो बैकअप सपोर्ट है। बैकअप सपोर्ट, और मुझे होता है अच्छा ये बैठी तो कुछ गलत नहीं होगा। तो ये अम्मा इज लाइक, अम्मा ये तो सबकी जो है ना वो जान होती है। एंड आई थिंक नो, आई रियली अप्रिशिएट दिस थिंग एंड दिस इज़ रियली डिफरेंट। आई थिंक कि मैंने एक ब्लॉगर, पहली ब्लॉगर देखी है जिनके साथ उनकी मदर, शी इज़ ऑलवेज एवरीवेयर एंड हर चीज़ एडिट और रिकॉर्ड भी वही कर रही होती है। रिकॉर्ड भी वो करती हैं, एंगल्स भी वही बताती हैं, कहती हैं पिछली दफ़ा हमने इसको यहाँ से किया था, अब इसको यहाँ से कर लेते हैं। तो शी इज़ द ब्रेन बिहाइंड। बस फिर हम आपकी मामा को हायर कर सकते हैं। हाँ, आप कर सकते इफ शी इज़ विलिंग टू वर्क। शी इज़ विलिंग टू वर्क, बस मैं उन्हें करने नहीं देती। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि कोई ऐसी डिश हो जो बिल्कुल भी अच्छी ना हो खाने के अंदर, बट उसको कैमरे पे रेट करना पड़ा है? नहीं, मेरी हिस्ट्री में नहीं ऐसा हुआ। एक दफ़ा हुआ था, देयर वाज अ रेस्टोरेंट इन F7, अब तो बंद हो गया। मैंने तो पिछली पॉडकास्ट में भी बताया था, तो बेचारा उसके बाद बंद ही हो गया। अच्छा। तो हमारे ना कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं जब हम कहीं पे विजिट कर रहे होते हैं। तो दिस इज़ लाइक कि हर बंदा ये समझता है कि हमें पैसे मिले हैं और हम पेड रिव्यूअर्स हैं। तो लोगों को ये समझ नहीं आती कि एक सर्विस है। आप ऑफिस भी जाते हैं, काम करते हैं, आपको पैसे मिलते हैं। अब हम आपको कहें आप ऑफिस जाएं तो आप पेड वर्कर हैं तो आपको बुरा नहीं लगेगा, लेकिन जब आप पेड रिव्यूअर का नाम सुनते हो तो आपको बुरा लगता है। बट इसकी रीज़न क्या है? मतलब लोगों की थिंकिंग क्यों है ऐसी? लोगों को लगता है कि बस इनको पैसे मिले तो ये अच्छा ही बोलेंगे।
हालांकि ऐसा नहीं होता, बिल्कुल अनबाइस्ड हमारे रिव्यूज़ आ रहे होते हैं और उसमें यही होता है कि अक्सर ये कहीं पे बुरा एक्सपीरियंस हमारा भी हो जाता है। तो वी बिलीव कि अगर किसी बिज़नेस को हमारे से बिज़नेस मिल रहा है तो अगर हम उसको नेगेटिवली लेके चलेंगे तो उनको नेगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ेगा, तो हम वो चीज़ नहीं लाते। लेकिन अगर कोई क्लाइंट ऐसा निकल है बीच में से 100 में से एक कोई ऐसा होता है, कहता है आपका जैसे एक्सपीरियंस आप पोस्ट करते हैं, फिर हम उसको वैसे ही पोस्ट करते हैं तो फिर वो उनको अच्छा नहीं लगता, वो कहते हैं आपने हमारी बुराई कर दी है। तो फिर हम कहते हैं हमने ऑन रिकॉर्ड मैंने आपको चीज़ बता दी है, पहले से इन्फॉर्म कर दिए, इन्फॉर्म करके हम वो करते हैं। तो मैंने किया है 3 मेरे मेजर नेगेटिव रिव्यूज़ हैं जो काफ़ी वायरल गए थे। वो हर बंदा मेरे से पूछता, मैं कहती हूँ नहीं अच्छा तो मैं क्या करूँ, क्या नहीं, बट आई थिंक दैट इज द थिंग, दिस इज व्हाट आई टेल पीपल एज वेल कि जो हमारी आगे की यूथ है, जितनी हमारी नई जेनजी है, वो इस टाइम आप लोगों को देख के इंस्पिरेशन ले रही है, ठीक है। इफ दे वांट टू स्टार्ट देयर कंटेंट और दे वांट टू स्टार्ट व्लॉगिंग, तो वो आप लोगों को देख के इंस्पायर हो रहे हैं कि ओके ठीक है ऐसे भी हो रहा है। तो आई थिंक कि अगर उसमें हर चीज़ पॉजिटिव ही होगी तो वो चीज़ भी थोड़ी सी होती है, और जेन्युइन रिव्यूज़ देना इज़ आई थिंक द राइट थिंग। आई थिंक जो जेनजी है ना उसको सिर्फ ये नज़र आ रहा है कि अगर हम कैमरे के आगे चीज़ों की तारीफ करेंगे तो फिर हमारा करियर सेट हो जाएगा। ऐसा नहीं होता। अगर हमें 10 चीज़ें हम दिन में 10 जगह जा रहे होते हैं तो हम 3 को पिक करके रिव्यू कर रहे होते हैं, इस तरीके से होता है। आपका बहुत सारा टाइम इसमें इन्वेस्ट होता है, आपकी एनर्जी इन्वेस्ट होती है, देन आपका एक्सपीरियंस इन्वेस्ट होता है। आप कहीं पे भी बैठ के ये बात नहीं कर सकते कि मुझे सब कुछ पता है। मैं भी अभी 7-8 साल अगर मुझे इसमें एक्सपीरियंस है तब भी मैं कह सकती हूँ कि मुझे सब कुछ नहीं पता। ऐसा ही है डेफिनेटली, इस तरीके से। अच्छा, जब आप चाइना गए थे एंड यू हैव रिप्रेजेंटेड पाकिस्तान ऑन अ स्टेट लेवल, व्हाट वाज योर एक्सपीरियंसेस, क्या चैलेंजेस देखे और सारा कुछ कैसा था वहाँ पे? आई लव्ड द एक्सपीरियंस। और मतलब जब तक मैं प्लेन में नहीं बैठी थी मुझे यकीन ही नहीं आ रहा था कि वाकई मैं पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने के लिए चाइना जा रही हूँ, एंड दैट इज़ अ फुली स्पॉन्सर्ड स्टेट कोलैबोरेशन। और काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी थी हमारे ऊपर भी कि हम वहाँ पे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और वहाँ जाके जो मैंने, एक तो उनकी जितनी भी, वो तो खैर बहुत आगे चाइना, मतलब हम लोग उधर जाके रहने भी लग जाए तब भी हम उनसे 100 साल पीछे। टेक्नोलॉजी चाइना की बहुत आगे है, एंड देन दे आर नॉट डिपेंडेंट। जो मुझे सबसे अच्छी उनकी चीज़ लगी, उनके वो किसी पे डिपेंड नहीं करते। अब अगर उन्होंने अगले 25 साल में कोई सोसाइटी डेवलप करनी है उसके लिए इंडस्ट्री उन्होंने पहले लगाई है। दे आर नॉट सीकिंग कि हमने सीमेंट कहाँ से इम्पोर्ट करना है, सरिया कहाँ से इम्पोर्ट करना है। दे हैव एवरीथिंग इनसाइड। और वो अपने सारी यूथ जो है उसको उन्होंने रिसर्च सेंटर्स में डाला हुआ है। उन्होंने अपनी यूथ को नहीं, वहाँ पे आपको नहीं मिलेगा सोशल मीडिया, दे डोंट हैव सोशल मीडिया। रियली? यस, उनका अपना सोशल मीडिया है। हम उधर एंटर हुए, हमारी सारी ऐप्स बंद हो गई। ओके, इट वाज मतलब हम लोग काफ़ी उस चीज़ में हो गए। और फिर मैंने जब सिम्स वगैरह परचेज़ की उसके साथ हमने VPN भी परचेज़ किया। तो ऐसा नहीं था कि मतलब वहाँ पे जाके हमें चैलेंजेस नहीं हुए, चैलेंजेस भी हमें बहुत सारे हुए, लेकिन ये है कि मुझे बहुत अच्छा लगा। दैट्स गुड। सो लोगों का चाइना के बारे में पाकिस्तान में पर्सपेक्टिव थोड़ा सा डिफरेंट है। सो उनके बारे में मतलब उनको क्या सजेस्ट करोगी कि चाइना कैसा है? बिकॉज आई थिंक चाइना बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है विद पाकिस्तान एज वेल। सो उसके ऊपर क्या सजेस्ट करोगी? आई थिंक चाइना के अंदर ना हर चीज़ बहुत अलाइंड है। कोई भी चीज़ हासिल नहीं है। वहाँ के लोगों को किसी चीज़ की टेंशन नहीं है, बिकॉज एवरीथिंग इज़ इन देयर हैंड्स। तो वो कर सकते हैं उस चीज़ को। पाकिस्तान में बैठ के लोगों को ये लगता है कि सबसे पहले हम वहाँ जाएंगे तो हमारे पास लैंग्वेज बैरियर बहुत ज़्यादा, बिकॉज दे डोंट नो इंग्लिश एंड वी डोंट नो चाइनीज़। और चाइनीज़ सबसे टफेस्ट लैंग्वेज भी समझी जाती है बात करने के लिए। लेकिन अब आई थिंक चाइनीज़ लैंग्वेज भी इज़ रियली इजी टू लर्न एवरीवेयर। आई थिंक कि जब हम स्कूल में होते हैं, मतलब मैं भी जब स्कूल में थी, तो जितनी प्रायोरिटी इंग्लिश को दी गई थी ना, आई थिंक हर लैंग्वेज जो मेजर लैंग्वेजेस हैं उनको देनी चाहिए। सिर्फ ये नहीं है कि इंग्लिश ही आप सीखें और वर्ल्ड वाइड इंग्लिश नहीं चलती। अब जितनी भी अच्छी कंट्रीज जिनको हम कहते हैं डेवलप्ड कंट्रीज हैं, वो अपनी लैंग्वेज के साथ आगे चल रहे हैं, वो तो नहीं इंग्लिश पे डिपेंड हो रहे हैं। फर्स्ट लैंग्वेज इज ऑलवेज कंट्री ही लैंग्वेज होती है, एंड द सेकंड लैंग्वेज इज इंग्लिश एक्चुअली। हाँ, लेकिन देखो ना, चाइना चले जाए आपको नहीं इंग्लिश मिलेगा कोई, देन आप जापान चले जाए नहीं मिलेगा, आप रशिया चले जाए आपको इंग्लिश बोलने में कोई आसानी नहीं होने वाली। तो आपको वहाँ पे इंटरप्रेटर्स चाहिए। तो ये चीज़ है, आई थिंक लोगों को यही चीज़ लगती है कि तो हमें वहाँ पे हलाल खाना नहीं मिलेगा, क्योंकि अभी मेरे व्लॉग्स आएंगे आप देखेंगे हमें हलाल खाना मिला है। अच्छा, दैट्स रियली नाइस। उधर होता है, सब कुछ होता है, आपको थोड़ा सा चाइना का वो वाला ये खाने के ऊपर भी एग्जैक्टली आई नो देयर इज अ कॉन्सेप्ट कि वहाँ पे हलाल खाना नहीं है, एवरीबॉडी इज ईटिंग डिफरेंट काइंड ऑफ स्टफ। तो वहाँ पे है, लेकिन यस हलाल खाना वहाँ एक्सपेंसिव है, दैट इज़ वेरी एक्सपेंसिव। और बिकॉज वहाँ पे हलाल होता ही नहीं है खाना। अगर आपने किसी रेस्टोरेंट में जाके हलाल खाना खाना है तो आपको वो
डबल ट्रिपल प्राइस रेंज पे पड़ेगा, क्योंकि Okay. ऑब्वियसली वहाँ की वो चीज़ नहीं है। वहाँ की आप लोकल चीज़ खा लें तो वो आपको सस्ती पड़ेगी, लेकिन ये है कि चाइना के आप जाके स्नैक्स भी उस तरह से उठा के नहीं खा सकते, बिकॉज हर चीज़ के अंदर कुछ ना कुछ नॉन हलाल आइटम्स है। मौजूद होते हैं। तो वो आपको अपनी रिसर्च करनी पड़ती है, लेकिन मुझे लगता है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम शायद वहाँ पे भी जब डेवलपमेंट थोड़ी सी हो, जब वो टूरिस्ट को आने देंगे, बिकॉज वहाँ का वीज़ा बहुत मुश्किल है, वो मुश्किल है। टूरिस्ट वीज़ा नहीं देते, क्योंकि उनको पता है कि लोगों को आके यही इश्यूज़ होंगे, इससे बेहतर अंदर आने दिया ही ना जाए। तो जो जाना भी चाहते हैं तो ये सारा माइंडसेट अपना बना के जाएं कि भाई वहाँ पे ये हमें चैलेंजेस आएंगे। तो वो ऑब्वियसली हम किसी के घर जा रहे हो तो उसी के हिसाब से हमने रहना है, हम अपनी सही है। चीज़ें तो वहाँ पे नहीं रख सकते ले जाके। तो बिल्कुल। ये चीज़ है। सो कभी ऐसा हुआ है कि किसी रेस्टोरेंट में गए हों और किसी मैनेजर या रेस्टोरेंट वाले का बिहेवियर बिल्कुल अच्छा ना हो एंड बड़ी दफ़ा हुआ। बड़ी आई वांट टू नो दैट स्टोरी। उसमें ये होता है कि मैं जाके बताती नहीं हूँ कि मैं आई हूँ रिव्यू करने के लिए या मेरा विजिट है। हालांकि ओनर के साथ बात हुई भी होती, मैनेजर ने तो कभी फेस नहीं देखा, मैनेजर को भी नाम ही पता होता है। ठीक है। तो हम जब सब कुछ रिव्यू कर जाते हैं, जब बिल पंच होने की या किसी इस तरह से पारी आती है, तो फिर मैं बताती हूँ मैं रिव्यू करने आई हूँ, उसके अकॉर्डिंगली आप बिल पंच कर दें। बिल हम भी पंच करवाते हैं, हमें कुछ परसेंट का डिस्काउंट होता है। अच्छा, the food is not free? No, nothing is free. Oh my Nothing, God, nothing. people have this concept कि जो vlogging कर रहे हैं और जो food bloggers हैं, जिस जगह पे भी they are going, the food is free for them. It is not free. आपको कुछ वाउचर्स मिलते हैं, कुछ डिस्काउंट्स मिलते हैं। हाँ, अनलेस एंड अनटिल उन्होंने कुछ नया इंट्रोड्यूस करवाना है, जो कि इंटायर मेन्यू वो करवाना भी चाह रहे हैं उसको, और वो काफ़ी एक्सपेंसिव है, तो वो फिर वो कह देते हैं कि ये हमारी तरफ से, जिनको हम टर्म यूज़ करते हैं ओवर द फूड ब्लॉगर्स जा रहे होते हैं। ओवर द फूड इज़ लाइक कि रेस्टोरेंट जो है वो फूड प्रोवाइड कर रहा है, और उसको भी हम फ्री फूड इसलिए कंसिडर नहीं करते बिकॉज उसकी भी एक कॉस्ट है। ऑब्वियसली उसकी कॉस्ट है, वो फिर वो मार्केटिंग के बजट में डाल रहे होते हैं उस कॉस्ट को। So guys, the food is not free. हाँ, जो ये सोच के खाना खाने आ रहे हैं, अभी भी हमारे जो न्यू ब्लॉगर्स हमारे साथ पिच होते हैं, इंटैक्ट होते हैं, तो उनको हम कहते हैं आपका फूड बजट है 5000 के अंदर आप कुछ भी ऑर्डर करें, उसके ऊपर का बिल आपने पे करना है, एंड दैट इज़ वेरी अंडरस्टैंडेबल। कोई भी आपको फ्री कुछ नहीं दे रहा, मुझे नहीं समझ आती नहीं क्यों लगता है कि फ्री है, तो मैं बता भी सकती हूँ, लेकिन जब तक आप खुद फील्ड में उसमें नहीं आएंगे आपको नहीं पता समझ नहीं आएगी चलेगा कैसे चीज़ें चल रही हैं। एग्रीड ऐसा ही है। कभी ऐसी किसी के साथ इंटरेक्शन हुई है कि जो कहे कि मैं बिल्कुल खाना नहीं खाता लेकिन प्लेट उसकी भरी भी होती है? हाँ मुझे हाँ इंटरेक्शन भी हुई है, और मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ, मैं बोल भी देती हूँ भाई जब तुमने नहीं खाना तो इतना वेस्ट क्यों कर रहे हो। Exactly. और मुझे बुफे सिस्टम इसलिए पसंद भी नहीं है, सबसे ज़्यादा वेस्टेज बुफे सिस्टम में होती है, क्योंकि आप अपने अकॉर्डिंग डाल लेते हैं, वो डाल के बैठ जाते हैं और फिर वो सब कुछ मिक्स हो जाता है। कोई प्लेटर सिस्टम उस तरह से है भी नहीं बुफे में, ना तो प्लेट्स इस तरीके से होंगे सब में डिफरेंट आप चीज़ें डाल लो, वापस में मिक्सअप ना हो, तो वो टेस्ट भी खराब, वो एंड में उसने डस्टबिन में ही जाना, तो रिस्क की सारी बेहुरमती है, तो इसलिए वो मुझे वो चीज़ बुरी भी लगती है। और बुफे सिस्टम जैसे यू आर सेइंग इज लाइक इसमें खाने का वेस्टेज है, तो जिन जगहों पे आप जाते हो और बुफे को भी रेट करते हो, तो वहाँ पे ये चीज़ें फेस मतलब देखते हो आप कि वेस्टेज है। अब देखिए आपका 3 से 6 हाई टी बुफे या लंच बुफे लगना है, उसमें जितने लोग आ गए 6 बजे के बाद आपने वो काउंटर क्लियर करना है, तो जो कुछ उसमें लेफ्ट ओवर है वो सब वेस्ट है। इससे बेहतर है आप उसी चीज़ को प्लेटर्स में कन्वर्ट कर दो, प्लेटर में आप थोड़ी क्वांटिटी ज़्यादा दे दो, प्लेटर्स कैन बी टेक अवे। बुफेज में से आप कुछ टेक अवे तो नहीं करवा सकते, आपका अपने प्लेटर में से कुछ बच गया आप उसको टेक अवे करो, आपका फूड वेस्ट नहीं होगा। ये चीज़ है। अब जैसे जैसे आगे दुनिया चल रही है, जैसे फूड शॉर्टेज हो रही है, उस चीज़ को भी बंदे को फूड शॉर्टेज इज़ अ वेरी बिग प्रॉब्लम, और आई थिंक दिस इज़ अ रियली गुड पॉइंट। सो नहीं, डेफिनेटली आई थिंक ये भी एक हम ऑडियंस को मैसेज दे सकते हैं कि इस चीज़ को इम्प्रूव किया जाए या इस चीज़ को किस तरीके से और चेंज किया जा सकता है। I was seeing your recent video with that बिजली. I want to know the story behind that, and it was like really funny और एक अच्छा कॉन्सेप्ट लगा, तो मैंने कहा मैं ज़रूर पूछूंगी कि क्या था। It was a very random video. हम लोग एक रेस्टोरेंट की ओपनिंग से बाहर आए थे, and she was standing there and she said कि मैंने उनसे कहा कि आप F11 से यहाँ क्या करने आ गई हैं,
तो उन्होंने कहा कि मैं श्रेया के पीछे पीछे आई हूँ। ओह। तो फिर हमारी इंटरेक्शन शुरू हो गई एंड देन उमैर जिन्होंने वो वीडियो बनाई थी उसने वो ऐसे हम लोगों ने स्नैप के लिए वीडियो बनाई और वो मेरी वीडियो मैंने उठा के इंस्टा पे पोस्ट कर दी। तो वो ये था कि इंटरेक्शन बहुत अच्छा था। शी इज़ वेरी लाइवली और बहुत अच्छी हैं। आई थिंक शी इज ऑल्सो वेरी वायरल एज वेल। वायरल बिकॉज वो मुझे लगता है बहुत एनर्जेटिक है। एनर्जेटिक है और वो बिल्कुल वो एक टिपिकल वो वाला स्टाइल नहीं है उनका, मतलब मज़ा आता है उनसे बात करके। एजुकेटेड भी हैं, ऐसा भी नहीं है कि मतलब ना हो, एजुकेटेड, उनको बात करने का तरीका भी है, तो उस तरीके से मज़ा आता है बात करके उनसे। सही हो गया। सो कभी ऐसा हुआ है कि लड़कों ने आपको अप्रोच की हो या किसी पे क्रश हुआ हो आपको? क्रश मुझे हाँ हुआ। अप्रोच तो बहुत लोग करते हैं। अच्छा, क्रश किस पे हुआ? अब ये तो नहीं बता सकती। ये तो बता, थोड़ी सी तो हिंट दे देना। नहीं मतलब जिस पे मुझे क्रश है उसने भी मुझे अप्रोच किया। अच्छा, इज इट लाइक अ सेलिब्रिटी और रिलेटेड टू योर फील्ड और कॉमन मैन? सेलिब्रिटीज पे क्रश नहीं हुआ मुझे कभी। अच्छा ठीक वो है। मुझे पता है कि बिहाइंड द कैमरा बहुत ही फेकनेस होती है, तो बस सेलिब्रिटीज वाला क्रश कभी नहीं हुआ मुझे। असल इंसानों पे क्रश होती है जिनके मिलने की उम्मीद भी। तो आपने उन्होंने भी आपको कांटेक्ट किया तो फिर हाँ। क्या मतलब कुछ नहीं हुआ? नहीं, वो जब वो कांटेक्ट हुआ ना, जब मुझे मैसेज आ गया तो फिर मेरा क्रश खत्म हो गया। मैं जाओ उस लिस्ट पे गिर गए हो जिस लिस्ट में से सब गिरे। मतलब रिप्लाई नहीं देना था। रिप्लाई नहीं दिया। अच्छा, तो रैंडम लोग जब आपको अप्रोच करते हैं या डीएम करते हैं, मैसेजेस करते हैं, व्हाट्स योर रिस्पॉन्स ऑन दैट एज अ गर्ल? हाउ यू मैनेज इट? आई इग्नोर, और अगर कोई बहुत ही फनी मैसेज हो तो मैं मम्मा को पढ़ के सुना देती हूँ। अब कल ही एक बंदे ने बहुत ही फनी मैसेज किया था, दिल मेरा कर रहा था मैं उठा के स्टेटस पे लगा दूँ। मैं थाईलैंड जा रहा हूँ, आप मेरे साथ चलेंगी? मेरा वाओ। दिल था उसको मेरे साथ 3 लोग और जाएंगे, हम चारों की टिकट तुम अरेंज कर दो। इस तरीके के मैसेज करते लोग, मुझे समझ नहीं आती कहाँ से सोचते और कहाँ पे लिखते। नहीं लाइक इतना टाइम है उनके पास, दे आर डूइंग क्रिटिकल थिंकिंग। मेरे पास तो पैराग्राफ्स आते हैं पूरे पूरे। और एक बंदा है जो 2023 से मुझे मैसेज कर रहा है, मैं उसके रोज देखती हूँ गुड मॉर्निंग के मैसेज, और वो अभी तक करा, आज तक मैंने मतलब उसको रिप्लाई नहीं उसको डीपली क्रश है आप पे। वो समझ ही गया होगा बंदा। तो मेरा जो पॉडकास्ट देखा, मतलब इस तरह के लोग होते हैं, अजीब, बहुत ही अजीब। ओफ। विल डू अ स्मॉल रैपिड फायर राउंड विद यू जिसमें आपने ऑप्शंस चूज करनी है एंड शो वी स्टार्ट? सो बिरयानी या पुलाव? पुलाव। गोलगप्पे या चाट? चाट। स्पाइसी या माइल्ड? स्पाइसी। चाय या कॉफ़ी? चाय। चाय लवर्स। देसी खाना या देसी डिनर या देसी नाश्ता? देसी नाश्ता। देसी नाश्ता एंड इट शुड बी कीमा पराठा एंड हलवा पूरी भी हो सकता है, लेकिन हलवा पूरी की मैं इतनी बड़ी फैन बट एवरी डे? नहीं, नॉट एवरी डे, Sometimes. जब मुझे करना है तो दैट शुड बी देसी। देसी नाश्ता। Okay. Street food or fine dining? स्ट्रीट फूड। Very nice. One food you'll review again and again? सुशी। Sushi. You like sushi? आई लव सुशी। Okay. कहाँ की best है sushi? सुमो की। And it's where? F6 F6. Okay, in Islamabad. इन इस्लामाबाद। One food trend you are done with? फूड ट्रेंड जो दुबई वायरल नहीं आ जाते हैं हमारे पास। मैं कुनाफा चॉकलेट, मुझे कोई ना कहे मैंने आपको कुनाफा चॉकलेट भेजनी है, कुनाफा बार भेजना है, या फिर कुनाफा भेजना है, या फिर पिस्ताशियो क्रीम की बनी हुई कोई चीज़ भेजनी है, आई एम डन विद इट। मेरे पास तो रील आती ना, आई लिटरली ब्लॉक दैट क्रिएटर कि मैं तंग आ गई इस चीज़ से। But why? What is the reason उसके? उसमें कुछ नहीं है, उसमें सिर्फ कुनाफा है। वो सिर्फ अभी आप देखो ना, वो ब्रेड के ऊपर चाय डाल के खाने वाला जो आया था, और अब हम उसको उसमें करके, ये क्या ट्रेंड है? और ऐसा ही है। हर कोई उसको फॉलो कर रहा है, बिल्कुल। मुझे भी मेरे घर से आया कि भाई तुम भी ये बना लो, मैंने कहा नहीं। मैंने कहा जरूरी नहीं हर कोई कुएं में कूद रहा है, मैं भी कूद जाऊँ। मुझे नहीं पसंद, वो नहीं पसंद। ऐसा ही है। Who is your favorite food blogger? राना हमजा सैफ। Okay, and why is that? आई थिंक ही इज़ वेरी रॉ, ही इज़ वेरी रियल, और मुझे वो काफ़ी इंस्पायर करते हैं। व्हेनेवर मैं अपनी यूट्यूब की जर्नी स्टार्ट करूँगी तो वो ही वाला कॉन्सेप्ट होगा कि मैं हर जगह जाके इंटायर मेन्यू खाऊंगी। तो मुझे वो बहुत फैसिनेट करती है चीज़। That's nice. मुझे बताएं कि क्या मैसेज देना चाहेंगी जो हमारी आगे आने वाली जनरेशन डिजिटल वर्ल्ड में आना चाह रही है, ब्लॉगिंग स्टार्ट करना चाह रही है, या कुछ अपना बेसिक स्टार्ट करना चाह रही है?
क्या उनको पूरी टीम की ज़रूरत है, विदाउट टीम भी कर सकते हैं? मतलब उनको क्या आप बताना चाहोगे? सबसे पहले तो आपको पूरी टीम की ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात, आपको आईफोन की ज़रूरत नहीं है। आईफोन आप काम करने के बाद ख़रीद सकते हैं। तीसरी चीज़ ये कि कभी ये ना समझे कि जितने भी व्लॉगर्स या कंटेंट क्रिएटर्स यहाँ पे मौजूद हैं वो ऐसे ही आ गए हैं। हर बंदा पीछे फील्ड स्टडी करके आया, अपनी स्टडीज़ को कभी भी फॉर ग्रांटेड ना लें। दैट पीस ऑफ पेपर मीन्स अ लॉट। आपका ये सारी ज़िंदगी नहीं चलेगा। अगर आपका कोई 1, 2 या 3 वीडियोस वायरल हो भी गई हैं, दैट डज़ नॉट मीन कि वो पूरी ज़िंदगी चलेगी आपके साथ। मैंने खुद मास्टर्स किया मास कम्युनिकेशन में, और मैं आगे आने वाली जनरेशन को भी कहती हूँ अपनी स्टडीज़ को सीरियस लें। हाँ, यंग एज में आप कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट करें, फ्रीलांसिंग स्टार्ट करें, प्रॉपर चैनल से स्टार्ट करें, शॉर्टकट लेके वायरल होने की कोशिश ना करें और उसको फिर आगे लेके चलें। और कोई भी चीज़ आपको ये नहीं है कि भाई मेरे पास ये होगा तो मैं ये कर सकूँगा, ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट नहीं होता है। आपको एक क्लियरेंस होनी चाहिए कि आपका इंटरेस्ट किस चीज़ में है। क्योंकि अगर आप किसी चीज़ को जॉब या फिर प्रेशर समझ के करोगे तो आप 3, 4, 5 महीने बाद बोर हो जाओगे। अगर आपकी कोई हॉबी है और आप उसको बार बार एक नए अंदाज से पेश करो तो मेरे ख्याल से वो आप बहुत लॉन्ग टर्म लेके चल सकते हो। तो यही इनके लिए मैसेज है। वो एग्जैक्टली जैसे एक कोट भी है ना, व्हेन देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे। सो अगर आप करना चाहो तो हर चीज़ कर सकते हो। आई विल थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन माई पॉडकास्ट एंड इट मीन्स अ लॉट। बहुत मज़ा आया आपसे बातचीत करके, एंड स्पेशली थैंक्स टू योर मम एज वेल हु डू द एंगल्स एंड एवरीथिंग, एंड इंशाल्लाह we'll see you again. इंशाल्लाह। Thank you guys, we'll see you in the next podcast.